आखिर औरत का वो कौन सा अंग है जो हर रात बेशरम होकर दबाने और चूसने से अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो मनुष्य औरत का ये अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वो कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी, तुम्हारे पास है ही क्या, खाने तक को तो कुछ है नहीं। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी, एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वो बहुत ही परेशान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, अपने घर से एक सुनसान रास्ते पे निकल गया। वो बहुत ही सुनसान रास्ते पे चल रहा था। उस समय उससे किसी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। तब रामदास ने साधु महाराज से कहा, महाराज, मेरी एक पत्नी है जो मुझे रोजाना ताना मारा करती है। मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, कितना भी करूँ कुछ धन कमा नहीं पाता। मेरे जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, ना ही वस्त्र है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि मुझे ताने ना मारो, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। साधु जी, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ आपके पास धन प्राप्ति के लिए आया हूँ। देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरत का ये अंग दबाता या चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रामदास साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे ये बता दो। दोस्तों, तब साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बारे में उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई या क्लेश नहीं था। उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि वो आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे ये बात नगर के राजा तक पहुंच गई। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है, जिसके घर में घी का दीपक जलता है सदैव प्रेम बना रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वो हमारे नगर में हर घर के पति पत्नी में हो, इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं इस जगह नगर में डुग्गी पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की मन की बात सभी नगरवासी मानकर अपने घर में दीपक जला लेते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर में दीपक बुझ जाता है, लेकिन किसान के घर के दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी
उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नज़ारा देखने चले गए। उन्होंने देखा कि सारे नगर के दीपक नहीं जल रहे, लेकिन किसान के घर का दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा। इससे पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा अपनी पत्नी से बोलता है, जो किसान अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना प्रेम है। दोस्तों, जब रानी राजा की बात सुनती है तो कहती है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि वो किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यही वजह है कि उनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इस तरह कुछ देर चलता रहता है। इसी बात को लेकर राजा और रानी में काफ़ी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है कि हम लोगों को झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जा सकते हो, और पुरुष सैनिक बोलता है कि तुम किसान के पास जा रहे हो, और पुरुष सैनिक बोलता है कि तुम किसान के पास जा रहे हो, और पुरुष सैनिक बोलता है कि तुम किसान के पास जा रहे हो, और पुरुष सैनिक बोलता है कि तुम किसान के पास जा रहे हो। यही बातें बार बार होती रहती हैं। तो किसान ने जवाब दिया जो सुनने लायक नहीं था। किसान ने कहा, राजा जी, आप पूरा महल मुझे क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहा। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बता देता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बातें सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तब पता चलेगा कौन समझदार है। फिर रानी ने सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना, और याद रखना ये बात तब ही बताना जब किसान वहाँ पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बताना चाहती है, वो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज़ लगाता है। तो उसके घर में किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिढोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि राजा के महल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है कि यदि तुम अपने पति यानी कि किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे रानी, और साथ ही राजा का महल का आधा हिस्सा भी मिलेगा तुमको। इसके अलावा जितनी भी ज़मीन चाहो वो भी मिलेगी, लेकिन उससे उसकी 2 गुना ज़मीन रानी आपको देगी। ये बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है। कहती है, ठीक है रानी साहिबा, मुझे देंगी, मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजा के महल में जाता है और रानी को बात बता देता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत हो जाती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो कि उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो।
और किसान को बचा लो वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझ जाएगा। इससे पहले ही कि हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा ने किसान के घर पहुंचकर देखा तो किसान मरा पड़ा हुआ था। तो सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं, किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने को बोला गया था, लेकिन तुमने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने मार ही दिया। और सभी सैनिक तुरंत किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते राजा रानी को सारी बात बताते हैं। रानी क्रोध में आग बबूला हो जाती है। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बना कर लाते हैं। अपने सैनिक से कहते हैं, सैनिक जाते हैं किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुमने पैसों से ज़्यादा प्यार को नहीं समझा। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वो तो मैंने कोई बहाना ढूंढने पर मुझे ये बहाना मिल गया, क्योंकि किसान की आदत बहुत ख़राब थी, वो मेरे साथ बहुत ख़राब व्यवहार करता था। जो राजा ने कहा ऐसा क्या करता था? किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वो मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाए रखता था। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वो किसान मेरे कान का हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से चूसा करता था। राजा ने पूछा, बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने रामदास से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है? उसने नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबा दिया। तो जिस मनुष्य के घर में पैसे की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो ये काम करता है वो हमेशा धनवान पुरुष बना रहता है। दूसरा काम, जो पुरुष औरत के कान के पिछले हिस्से को स्पर्श करता है या चूसता है, उसकी किस्मत खुल जाती है, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए क्योंकि औरत के पिछले कान के हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी निवास करती हैं और ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, अपार धन की प्राप्ति होती है। और आप एक बात जरूर आपने सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप होती हैं और पत्नी में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा काम करें तब आपकी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में अनर्थ हो सकता है, क्योंकि पत्नी तो पत्नी ही होती है।